गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या। आप सभी को नमस्कार। मैं स्मिता टी क्लब में आप सभी शिक्षक गण का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों के लिए बनाए गए ई क्लब को मिली अपार सफलता के बाद हमने सोचा कि हम सिर्फ इस ई क्लब तक ही क्यों सीमित रहे। तो अब हम आप सभी के लिए इस टी क्लब के प्लेटफॉर्म को लेके आए हैं, जहां सभी शिक्षक एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। सभी शिक्षक अपने अनुभव को शेयर करेंगे। शिक्षकों के पेशेवर विकास के साथ ही उनका व्यक्तिगत विकास करना, यही इस टी क्लब का मुख्य उद्देश्य है। तो आइए, कुछ देंगे, कुछ ग्रहण करेंगे, नई शिक्षा नीति को जानेंगे, एक दूसरे के अनुभव के साथ अधिक संपन्न होंगे, क्योंकि शिक्षा ही इंसान की असली पहचान है। यही देती इंसान को ऊंचा आसमान है। तो इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ हम आज के इस हिंदी सेशन को प्रारंभ करेंगे। हमारे टी क्लब के ही एक प्रमुख, श्रृंखला के एक मोती विनीत जी आज के इस सेशन के प्रमुख वक्ता है। विनीत जी हमारे साथ कई सालों से लेखक तथा संपादक रूप से जुड़े हुए हैं। इन्होंने कई सारे हिंदी तथा संस्कृत पाठ्य पुस्तकों का लेखन किया है। विश्वविख्यात मेयो कॉलेज में विनीत जी वरिष्ठ हिंदी प्रवक्ता के रूप में कार्यरत है। अपने 23 सालों के शिक्षण अनुभव के साथ विनीत जी ने हिंदी की अविरत सेवा की है। तो आइए, स्वागत करती हूँ श्री विनीत उपाध्याय जी का। नमस्कार, मैं विनीत उपाध्याय। स्मिता ने कुछ ज्यादा ही कह दिया। मैं केवल एक हिंदी अध्यापक हूं और हिंदी अध्यापक के रूप में हिंदी की सेवा करना ही मेरा प्रमुख उद्देश्य है। जैसा कि हम जानते हैं, आज के विद्यार्थी हम लोगों से ज्यादा जागरूक हैं, लेकिन कई बार उनके सामने ऐसी समस्याएं आती हैं जिन्हें हम दूर करना चाहते हैं। कई बार ऐसी कुछ दिक्कतें भी आती हैं जिन्हें विद्यार्थी हमसे शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतों के चलते वो उन चीजों को नहीं कर पाते। जैसा कि हम जानते हैं, हमारी शिक्षा जो है, ये परिवर्तनशील है। जिस प्रकार प्रकृति में परिवर्तन होते रहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी नित नवीन परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन से अछूती नहीं है हमारी शिक्षा व्यवस्था। यदि हम 2 वर्ष पहले की व्यवस्था पर नजर डालें, कोविड-19 के समय कितने समस्याओं से हम लोग जूझे हैं और उस समस्या के जूझने के बाद हम लोगों को अनेक रास्ते मिले, अनेक परिवर्तन हमारी शिक्षा व्यवस्था में आए। वो परिवर्तन ऐसे सुखद परिवर्तन भी थे जिनके चलते आज मैं और आप यहाँ पर आमने-सामने खड़े हैं। तो ये भी एक परिवर्तन था, जिस परिवर्तन के चलते हम आज का ये सेशन ऑनलाइन भी अटेंड कर पा रहे हैं। विद्यार्थियों की जब बात आती है, तो विद्यार्थियों के लिए कुछ समस्याएं सदैव रहती हैं। हमारा जो आज का ये कार्यक्रम है, हमारी जो आज की कार्यशाला है, वो कार्यशाला केवल इन्हीं चीजों पर आधारित है, क्योंकि एक अध्यापक के रूप में जो समस्याएं, जो परेशानियां मुझे महसूस होती हैं, शायद उसी प्रकार की समस्याएं, उसी प्रकार की परेशानियां आपको भी महसूस होती होंगी। उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ चेतना एडु एलएलपी का, जिन्होंने एक सशक्त माध्यम के रूप में इस प्लेटफ़ॉर्म को तैयार किया है, जहाँ हम और आप अपने विचार साझा कर सकें। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं मंथन। मंथन एक वो प्रक्रिया है, जिसके पश्चात बहुत सी अच्छी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। मैं यहाँ केवल अच्छी चीज़ों की चर्चा करूँगा, क्योंकि हमारा जो मंथन है, वो मंथन उस मंथन के लिए है, उन विचारों के लिए है जो हम आज यहाँ प्राप्त करेंगे। एक अध्यापक के रूप में आप और हम जुड़कर उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे, जो चीज़ें हमारे विद्यार्थियों के विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक हैं। हमारी जो आज की चर्चा आधारित रहेगी, उसके मुख्य 3 भाग रहेंगे। पहला भाग हमारा है कि प्राथमिक कक्षाओं में आने वाली परेशानियाँ। दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे हिंदी शिक्षण को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए, और तीसरे भाग में हम चर्चा करेंगे कि हिंदी को अन्य विषयों के साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं। हमारे लिए प्रत्येक विद्यार्थी महत्वपूर्ण है, खास है। इसलिए उसके विकास के सारे अवसर उसे देना
हमारा एक दायित्व है, हम अध्यापकों का ही कर्तव्य है। प्राथमिक शिक्षा में जब हम बात करते हैं कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक की, बहुत सारी समस्याएँ एक जैसी ही होती हैं। अध्यापक का नाम बदला हुआ हो सकता है, विद्यालय का नाम कुछ और हो सकता है, विद्यार्थी का नाम कुछ और हो सकता है। लेकिन वो समस्याएँ सारी लगभग एक समान रहती हैं और उन समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे एक उचित माध्यम, सबसे सही व्यक्ति है अध्यापक। तो हम आज उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि हम प्राथमिक कक्षाओं में किस प्रकार की समस्याओं से जूझते हैं एक अध्यापक के रूप में। देखिए, क्या मेरे विद्यार्थियों की तरह आपके विद्यार्थी भी व्याकरण में परेशानी महसूस करते हैं? क्या उन्हें समस्या आती है व्याकरण में? क्योंकि व्याकरण ही एक नींव है किसी भी भाषा के लिए। चाहे वो भाषा कोई भी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, फ्रेंच, रोमन, जर्मन, इंग्लिश, कोई भी भाषा हो। जब तक उसके व्याकरण में बच्चे को हम सुदृढ़ नहीं बनाएँगे, उसके सामने समस्याएँ, उसके सामने परेशानियाँ आती रहेंगी। तो यहाँ जब हम व्याकरण की बात करते हैं, हम किसी भाषा की बात करते हैं, तो भाषा के जो मुख्य आधार हैं, भाषा के मुख्य आधार कहे जाते हैं श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। ये वो नींव है जिसे सुदृढ़ करना आवश्यक है किसी भी भाषा के विकास के लिए। श्रवण के अंतर्गत विद्यार्थी को सुनना सिखाया जाएगा कि वो कैसे सुन रहा है। हमने जो बात कही, क्या वो उसी चीज़ को सुनकर समझ पा रहा है? वाचन करते समय क्या उसके मस्तिष्क में आए विचारों को वो प्रकट करने में सक्षम है? क्या वो पुस्तक को पठन कर पा रहा है उचित रूप से? उसकी सभी अक्षरों को पहचान रहा है? सही उच्चारण है उसका? और क्या इन सब के बाद वह लेखन करने में सक्षम है? क्या उसका लेखन उसके रुचि के अनुसार जो उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में जो उसके विचार आ रहे हैं, क्या उन्हें वो लिखित रूप में अभिव्यक्त कर पा रहा है? इसके अतिरिक्त हमारे सामने और भी कई समस्याएँ आती हैं, जो व्याकरण से संबंधित होती हैं। सर्वनाम का प्रयोग, हम, तुम, मैं, इनका प्रयोग अधिकतर बच्चे कई बार अशुद्ध करते हैं, जानकारी के अभाव में या वो उस चीज़ को महत्वपूर्ण नहीं समझते। लिंग की बात आती है, तो लिंग का प्रयोग भी गलत करते हैं बच्चे कई बार। अनेक बार वो रा का प्रयोग सही से नहीं कर पाते। पदेन रा कब आएगा, रा वर्ण के ऊपर कब जाएगा, इसका प्रयोग भी नहीं कर पाते। कई बार वो री का प्रयोग नहीं कर पाते। री के प्रयोग में बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। वो ग्रह और गृह को एक समान समझने लगते हैं। कई बार मातृभाषा को मातृभाषा बता देते हैं। तो यहाँ ये चीज़ें व्याकरण से संबंधित हैं, जो हमारे बच्चों के सामने दिक्कतें पेश करती हैं। उसके अतिरिक्त मात्रा और उच्चारण संबंधी प्रयोग में भी अशुद्धियाँ करते हैं। मात्राओं में उन्हें छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा में हमेशा दिक्कत आती है। उच्चारण में वो उच्चारण उस शब्द का क्या होगा, उस वर्ण का क्या उच्चारण होगा, उस उच्चारण में भी उनके सामने समस्याएँ आती हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जब हम छोटी-छोटी चीज़ें देखते हैं कि ये बहुत छोटी-सी चीज़ है, हम बच्चे कुछ भी लिखते हैं। लिखते समय, बोलते समय ही नहीं, लिखते समय, बोलते समय तो इतना ज़्यादा विभेद नहीं हो पाता, लेकिन लिखते समय वो की और की में भेद नहीं कर पाते। है और है में भेद नहीं कर पाते। कई बार और और में भेद नहीं कर पाते। तो ये वो समस्याएँ हैं, जो सारे ही बच्चे, किसी भी स्थान के बच्चे क्यों ना हों, उनके लेखन में, उनके पठन-पाठन में ये समस्याएँ निरंतर दिखाई रहती हैं और बनी रहती हैं, यदि इन समस्याओं का निवारण समय पर ना किया जाए। ये समस्याएँ आगे तक बच्चे के साथ जाती हैं। कई बार जो जो विद्यार्थी प्राथमिक कक्षा में था, जहाँ उसकी छोटी-सी सहायता करके हम इन दोषों को दूर कर सकते थे, वो विद्यार्थी इन समस्याओं को लेकर कक्षा 9, 10, 11, 12 तक भी जाता है। तो आज का जो हमारा सत्र है, वो सत्र हमारा इसी चीज़ पर आधारित है, उस सत्र का प्रथम भाग, कि जो प्राथमिक कक्षाओं की समस्या है, उसे उसी स्तर पर समाप्त किया जाए। बच्चा हमारे पास से जब अगली कक्षा में जाए,
तो ज्ञान लेकर जाए, सही व्याकरण और सही वर्ण और शब्द की पहचान लेकर जाए। उसके साथ उसका एक कन्फ्यूजन ना जाए। यहाँ हम इस बात की बातचीत करते हैं। दूसरी बात ये भी आती है सबसे बड़ी, जो हम देखते हैं कि व्याकरण के प्रति बच्चे का रुझान नहीं होता, क्योंकि यहाँ ये रटने वाली प्रक्रिया नहीं है। उसे कई बार उस चीज का ज्ञान ही नहीं होता, या वो अज्ञानतावश उस चीज को समझना नहीं चाहता। व्याकरण की बात जब हम करते हैं तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि बच्चे को हम व्याकरण का ज्ञान क्यों दें? क्या संभव है कि बिना नींव सुदृढ़ किए हम 2 या 3 मंजिल भवन तैयार कर दें? संभव नहीं है। तो व्याकरण के बिना किसी भी भाषा का ज्ञान होना भी संभव नहीं है। इसीलिए भाषा के ज्ञान के लिए व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। किस तरह की समस्याएं बच्चों के सामने आती हैं व्याकरण में, हम देखते हैं एक चित्र के माध्यम से। अगर हम इस चित्र को जूम कर पाएं तो कैन वी जूम दिस स्लाइड? धन्यवाद। तो यहाँ 2 बच्चियों में और 2 बच्चों में बातचीत चल रही है, और बातचीत क्योंकि वो उनकी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है, तो उन्होंने बातचीत करी। एक बच्ची ने कहा, क्या रही हो खेलने चल तुम। दूसरी बच्ची ने उसी भाषा में उसका जवाब दिया, मैंने काम जरूरी है। समझ में आ रहा है कि वो दोनों बच्चे खेलने के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन प्रयोग की जा रही भाषा अशुद्ध है। अगर हम दूसरी स्लाइड में देखें, दूसरी तरफ देखें, तो वहां क्या आ रहा है? जा रहा किधर तुम, हूं घर जा रहा मैं। दोनों बच्चे आपस में एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं। यहाँ एक खास बात यह है कि भावनाओं को समझना वो एक माध्यम है, वो माध्यम वो सही काम कर रहा है। दोनों ने एक दूसरे से बात करी, क्योंकि दोनों का व्याकरण के प्रति रुझान नहीं है, या उनका व्याकरण सही नहीं है, लेकिन जो उनकी भावनाएं हैं उन्हें व्यक्त कर रहे हैं, वो सही रूप में व्यक्त कर रहे हैं, भले ही उनकी व्याकरण अशुद्ध हो। उसके पश्चात अगर हम देखते हैं किस प्रकार की और अशुद्धियां लिखने में मिलती हैं, यहाँ शुद्ध भैंस का ताजा दूध मिलता है। गलतियां कहाँ कहाँ है कि एक तो शब्द के साथ गलती है, मात्रा के साथ गलती है, वाक्य विन्यास के साथ गलती है, क्योंकि शुद्ध भैंस तो नहीं होगी। भैंस का शुद्ध और ताजा दूध तो मिल सकता है, भैंस का शुद्ध और ताजा। उसके बाद हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कई अनेक सार्वजनिक स्थान ऐसे होते हैं, पब्लिक प्लेसेस ऐसे बहुत सारे होते हैं, जहां आप देखते हैं कि कई चीजें अशुद्ध रूप में लिखी हुई होती हैं। क्या वो उसी रूप में होती हैं जिस प्रकार से लिखी हुई हैं? वो नहीं होती। तो क्यों होती हैं वो ऐसी? क्योंकि वो अशुद्धि होती है व्याकरण की। जो लिखने वाला है उसे व्याकरण की अशुद्धियों का ज्ञान नहीं है कि उसने कहाँ अशुद्धि कर दी। यात्री में बड़ी ई की मात्रा आएगी, समान की जगह सामान आएगा, रक्षा की जगह रक्षा आएगा, और टिकट, यात्रा, बीना, ये सब गलत शब्द उसने क्यों प्रयोग करे? क्योंकि उसके पास व्याकरण का ज्ञान नहीं है। इसलिए हम ये कहते हैं कि व्याकरण का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। हम अब इसे जूम आउट कर सकते हैं। तो यहां हमने देखा कि उसकी अशुद्धियों की क्या परिभाषा है और क्यों हम व्याकरण पर ज्यादा से ज्यादा जोर दे रहे हैं। अगर हम इस बात को देखते हैं, अभी हमने सबसे पहले बात करी कि भाषा के 4 आधार हैं: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। थोड़ा सा इसे जूम कर दीजिए तो मैं वो बीच वाला भी पार्ट दिखा पाऊं। तो यहां अगर हम देखें, आप देखिए, लिसनिंग सबसे पहला उसका प्रोसेस का हिस्सा है। बच्चे के अंदर उसके अंदर एक योग्यता आनी चाहिए कि जो कुछ भी वो सुन रहा है उसे उसी प्रकार समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। स्पीकिंग के अंदर भी क्या है, बोलने के अंदर क्या है, कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि वो जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, जो बात उससे पूछी गई क्या उसी का जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है। उसके बाद पढ़ना अर्थात रीडिंग आ गई। उस बच्चे के अंदर वो योग्यता
आपको विकसित करनी है कि बच्चा अपनी किताब में लिखी हुई चीज को अच्छे से पढ़ पाए, समझ पाए, उसका मीनिंग, उसका अर्थ भी जान पाए। उसके बाद हम आते हैं अंत में लिखने पर। लिखने के अंदर सबसे बड़ी चीज है, लिखने के अंदर उसके अंदर वो योग्यता विकसित करनी है कि वो शुद्ध लिख पाए। और वो उस तब योग्यता विकसित होगी जब उसके अंदर व्याकरण का ज्ञान बहुत अच्छे से होगा। यहाँ आप ये अगर ध्यान से देखें, अगर आपको ये चीजें चेक करनी है, इन चीजों का आपका प्रयोग करना है, तो अपनी कक्षा में आप विद्यार्थियों को कोई एक विषय दे दीजिए और उनसे उस विषय पर लिखने के लिए कहिए। क्या वो लिख पाएंगे? तीव्र बुद्धि वाला जो बालक होगा, जो विद्यार्थी होगा, वो तो उस चीज को बहुत अच्छे से लिख लेगा, क्योंकि उसके लिए वो उसकी बुद्धि है। लेकिन जो सामान्य बच्चे हैं, वो उस विषय को नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उनके पास शब्द भंडार नहीं है। उन्हें क्रम नहीं पता कि पहले क्या लिखना है, बाद में क्या लिखना है, हम कब क्या लिखेंगे। ऐसा नहीं है उनके पास विचार नहीं है, विचार उन लोगों के पास हमसे बहुत ज्यादा है। विचारों की उनके पास कमी नहीं है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लिखना क्या है, कैसे लिखना है, लिखने का क्रम क्या होगा। जूम आउट कर सकते हैं। लिखने का क्रम उन्हें नहीं पता। उसके साथ-साथ इसी भाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा और है, बच्चे के अंदर भाव संप्रेषण करना, उन्हें भावना की सही अभिव्यक्ति का ज्ञान कराना। कई बार ऐसा होता है कि जो विषय पढ़ाया गया, वो बहुत मार्मिक था या बहुत हास्यप्रद था। बच्चे के अंदर उन भावनाओं का विकास नहीं है, उसे ये नहीं पता, मर्म नहीं पता उसे मार्मिकता का। जब मार्मिक कोई दृश्य हमने दिखाया, उसे पढ़ाया, तो क्या आज के समय उस बालक का कंठ अवरुद्ध होता है? क्या गला भरता है? अगर नहीं भरता, तो वो ज़िम्मेदारी भी हमारी और आपकी ही है। एक अध्यापक के रूप में हमें उन्हें अभिव्यक्ति और भावना दोनों को सही प्रकार से समझाना है कि किस प्रकार से उन्हें भाव अभिव्यक्त करना है और क्या भावना है जिसे सुनकर, समझकर उनके उनके हृदय में किस प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। हाव-भाव और ये सभी चीज़ें हमारी ही ज़िम्मेदारी है उन बच्चों को समझाने की। हमें उन्हें बताना है कि जब एक अध्यापक से बात करनी है, तो किस तरह से बात करनी है। जब अपने माता-पिता से बात करनी है, तो वो बात किस प्रकार होनी चाहिए। जब हम किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हैं, तो वो बात किस प्रकार होगी। जब हमारा कोई जानकार व्यक्ति है, हमारा कोई सम्माननीय व्यक्ति है, तो हम किस प्रकार बात करें, मित्र के साथ हम कैसे बात करें। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में इन चीज़ों का बहुत महत्व है कि इन सब चीज़ों को केवल एक ही व्यक्ति अच्छे से उस बच्चे के अंदर डाल सकता है, वो है आप। आप एक अध्यापक के रूप में उसे ये चीज़ें समझाएँगे, वो बच्चा आजीवन आपको याद रखेगा। कई बार क्या होता है कि जब कोई बच्चे के अंदर कोई बच्चा इतना अधिक प्रभावित हो जाता है किसी अध्यापक से कि वो उसकी बिल्कुल प्रतिकृति लगने लगता है, उसकी ये लगने लगता है कि वो अध्यापक के हाव-भाव को बिल्कुल कॉपी कर रहा है, नकल कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस अध्यापक से उस स्तर पर जुड़ गया है कि उसने अध्यापक की सारी चीज़ों को समझ लिया। ये चीज़ें प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों में बहुत अधिक देखी जाती हैं। यदि अभिभावक उन्हें कोई चीज़ बताएँगे, वो बात बच्चे की समझ में उस समय नहीं आएगी। वो कहेगा नहीं, मेरे अध्यापक या अध्यापिका ने तो ऐसा बताया है, तो मैं इस चीज़ को ऐसे मानूँगा। तो उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है? आप। एक अध्यापक और अध्यापिका के रूप में सबसे ज़्यादा प्रभावित उस बच्चे को आप ही करते हैं। तो ये आप ही का काम है कि उसके अंदर इन चीज़ों का आप एक भाव को अच्छे से स्थापित करें। यहाँ हम बात जब करेंगे आगे, तो अगला हम जो बात करने वाले थे, कि हमने पहले तो ये देखा कि हमारी दिक्कत कहाँ आ रही है। हमारी दिक्कत आ रही है व्याकरण में। व्याकरण को जब तक हम मजबूत नहीं बनाएँगे, सुदृढ़ नहीं बनाएँगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। एक बार जब हम उसे व्याकरण के रूप में बच्चे को सुदृढ़ कर देते हैं, उसकी नींव मजबूत कर देते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम ये कहते हैं कि अब जो बच्चे ने पढ़ा, कई बार क्या होता है, बच्चे की रुचि नहीं जागृत होती। बच्चे को ये लगता है कि ये एक विषय जो मुझे पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं इसका कुछ फ़ायदा है या नहीं मुझे, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ? उसकी रुचि अनेक अन्य विषयों में हो सकती है। लेकिन ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारा दायित्व है कि हम हिंदी को भी उतना रुचिकर बनाएँ कि बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले। उसे
आपके आने का इंतजार रहे कि मेरे हिंदी वाले अध्यापक अब आने वाले हैं या अब मेरी हिंदी वाली अध्यापिका आने वाली है और ये मेरा सबसे पसंदीदा विषय है और मैं तो इसी एक लेसन की वजह से इतनी देर से इंतजार कर रहा था। और ये संभव है। हम अपने विषय को कितना रोचक बनाएं, ये हम पर निर्भर करता है। जब हम उसे इस तरह से पढ़ाएंगे कि हम सबसे पहली चीज है किसी भी भाषा की, सरल से कठिन की ओर आप उसे लेके जाइए। बच्चा एकदम से कठिनाइयों को देखकर घबरा जाता है। उसे ये लगता है कि ये तो बहुत कठिन चीज है, ये मुझसे नहीं हो पाएगी। लेकिन जब हम उसे सरल से धीरे 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 ऊपर कठिन की ओर लेके जाएंगे तो वो हमारे साथ चलेगा। ये एक समय ऐसा है जहां हमें बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना। एक अध्यापक के रूप में हमें बहुत कुछ पता होता है, हम बहुत कुछ जानते हैं, हमें लगता है हम बच्चे से ज्यादा तो जानते हैं सभी अध्यापक। हमारे अंदर एक ये एक ये चीज आ जाती है, हम कहते हैं कि भाई हमें तो पता है, अब तू पढ़, क्योंकि ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इस कक्षा में हो, तुम्हें पढ़ना है। ये तू पढ़ वाली मानसिकता हमें छोड़नी होगी। हम पढ़ें। क्यों? क्योंकि हमें उस बच्चे को ये महसूस नहीं होने देना है कि वो इस पूरी प्रक्रिया में अकेला है। उसे ही पढ़ना है। ये किताबें, ये बस्ते का बोझ उसका है। ऐसे में वो बच्चा ये सोचता है मैं क्या पढ़ूं और क्या छोड़ूं। वो बच्चा बहुत सेलेक्टिव हो जाएगा। वो ये देखने लगेगा मेरा कितने से काम चल रहा है, मैं उतना काम करूंगा। इतने वो आगे बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहेगा भाषा में। वो रुचि लेना बंद कर देगा, क्योंकि उसे पता है ये मुझे पढ़ना है और ये एक दबाव के रूप में है। आज ये कविता याद होनी ही चाहिए। ये पाठ अगर कल याद नहीं करके लाए तो दिक्कत है। तो ये जो चीजें हैं, एक अध्यापक के रूप में मैं ये बात कर रहा हूं कि ये चीजें मुझे अपने विद्यार्थियों से नहीं करनी है। मुझे उसकी वो कमी निकाल कर पता करनी है कि उसकी कमी क्या है, वो रुचि क्यों नहीं लेना चाह रहा, उसे कहाँ कठिनाई हो रही है। उसके जो मन को सहजता के साथ टटोलना है। क्योंकि एक अध्यापक के रूप में हमारा सबसे बड़ा दायित्व यही है कि हम भाषा को सरल, सहज, सुबोध और ग्राह्य रूप में बच्चे को दें, जिसे वो अच्छे से ग्रहण कर पाए। जितना ज्यादा हम सरल बना देंगे उस प्रक्रिया को, बच्चे का उतना ज्यादा उसमें रुझान बढ़ता चला जाएगा, बच्चा उतना ज्यादा उसमें आनंद प्राप्त करेगा। तो सरल से कठिन की ओर हम उसके बाद देखते हैं कि हम बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस देखें, हम सबसे अच्छे तरीके ढूंढें। कोई पुस्तक में लिखे हुए तरीके काम नहीं आएंगे। बहुत सारे तरीके, बहुत सारे शिक्षाविदों ने लिखे हैं, लेकिन एक अध्यापक के रूप में मैंने ये जाना कि वो तरीके शायद मेरे काम नहीं आएंगे, मुझे वो तरीके खुद खोजने हैं। और अगर वो मेरा तरीका काम करता है, मेरे साथ अगर यहाँ बहुत सारे अध्यापक जुड़े हुए हैं, हर अध्यापक का कोई ना कोई अच्छा तरीका अवश्य रहा होगा। हर अध्यापक का अपना अनुभव है कि मैं अपने बच्चे को इस तरीके से समझाता हूं तो उसके समझ में आ जाता है। तो वो बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस अपनी तैयार खुद करनी है। हाँ, हम दूसरी टेक्निक्स जो है, दूसरे तरीके जो हैं, उनसे हम थोड़ा-सा ज्ञान ले सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, हमें क्या करना है। लेकिन जो हमारी अपने तरीके होते हैं, अगर मैं एक शब्द प्रयोग करना चाहूँ, अपनी रेसिपी होती है, वही काम करती है आगे के लिए। हम किसी दूसरे के भरोसे नहीं चल सकते और दूसरे की नकल के भरोसे रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बच्चे कई प्रकार के बच्चे हैं। हम जिन बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी मानसिक योग्यताएँ भिन्न-भिन्न होती हैं, उनकी रुचि भिन्न-भिन्न होती है। जे एक किसी एक एक क स्कूल के अध्यापक ने एक बच्चे को पढ़ाया, उस बच्चे को उस तरीके से समझ में आया। ख स्कूल की अध्यापिका अगर उसी तरीकों को अप्लाई करना चाहें, तो हो सकता है उस बच्चे को उस तरीके से समझ में ना आए। तो जो बेस्ट टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, वो हमेशा अपने हिसाब से और अपने बच्चों के हिसाब से तैयार करनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या है? इस कार्यशाला में मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। हमें यहाँ कोई बड़ा ऑब्जेक्ट नहीं ढूँढना है। हमें ये नहीं ढूँढना है कि हम क्या लाएँ। ऑब्जेक्ट वो हो जिसे आप आसानी से, सहजता से अपनी कक्षा में दिखा सकें
और बच्चे को समझा सके, बच्चे को उससे समझ में आए। लिंग का ज्ञान कराना है, वचन का ज्ञान कराना है, सर्वनाम का ज्ञान कराना है। आप बहुत साधारण से ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो। आप एक कटोरी ले सकते हो लिंग का ज्ञान कराने के लिए। आप बच्चे को कक्षा के बाहर लेकर जा सकते हो। आपने वहां एक तितली अनेक तितलियों का ज्ञान कराया। आप चार्ट का प्रयोग कर सकते हो। आप स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग कर सकते हो, उसमें ऑब्जेक्ट दिखा सकते हो। ये आवश्यक नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट बिल्कुल सक्षम सामने होना चाहिए कि हम उस ऑब्जेक्ट को दिखाकर ही बात करेंगे। बहुत से और तरीके हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड टीचिंग के, जहां आप एक मॉडल ला सकते हो जो जो आसानी से आ सके। यहां इस बात को ध्यान रखना है कि साधन वो हो जो आसानी से आपको उपलब्ध हो। उस साधन के प्रयोग से हमें वही चीजें देखनी है। हमें ये देखना हम कितने सरल और कितने सामान्य तरीके से बच्चे को उस चीज का ज्ञान करा सके। उसके बाद हम आते हैं एक एक नया तरीका फ्लिप्ड क्लासरूम का आया है। ये तरीका कोविड-19 के बाद से ज्यादा चलन में आया। इस तरीके में क्या है कि अध्यापक ने अपना एक लेक्चर, एक अपना विषय का एक पाठ का एक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड किया और उसने अपने यूट्यूब या किसी और दूसरे प्लेटफॉर्म पर डाल दिया। बच्चे को पता है कि ये वीडियो यहाँ उपलब्ध है और कल अध्यापक हमें इस चीज को पढ़ाएंगे, तो क्यों ना मैं आज इसे पढ़ लूं। उसके साथ सहजता ये है बच्चे के साथ कि उसमें कोई समय निर्धारित नहीं है कि वो इतने समय में ही देखना है। बच्चा घर पर है, उसका मन हुआ, उसने कल पाठ पढ़ना था पानी की कहानी, आज उसके पास अध्यापक का दिया हुआ वीडियो है, उसका लिंक मौजूद है, उसने पानी की कहानी अच्छे से पढ़ा। अब वो कल कक्षा में जाने के लिए तैयार है। अध्यापक का काम भी इसमें सहज हो गया। ये अध्यापक का रिप्लेसमेंट नहीं है। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अध्यापक वही है, अध्यापक का कार्य वही है, लेकिन इस विधि से अध्यापक का कार्य आसान हुआ क्योंकि विद्यार्थी पहले से पढ़कर आया। अगर विद्यार्थी को पढ़ने के बाद, कक्षा में पढ़ने के बाद भी कोई मुश्किल होती है, तो विद्यार्थी फिर से जाकर उस वीडियो को देख सकता है जो उसी के अध्यापक ने बनाई। उसके पश्चात हम शिक्षण टूल्स का प्रयोग करके उन चीजों को प्रभावी बनाते हैं। बहुत सारे टूल्स का हमने अभी प्रयोग करा। इन टूल्स का प्रयोग हम ऑनलाइन साधन में या फ्लिप्ड क्लासरूम में ज्यादा करते हैं। अपनी कक्षा में स्मार्ट बोर्ड पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, पोल करा सकते हैं बच्चे के लिए, क्विज करा सकते हैं। बहुत सारे तरीके और हैं जिनका हम प्रयोग करके अपने अपने शिक्षण को रुचिकर बना सकते हैं। रुचि जागृत करना हमारा कार्य है। वो बच्चे के अंदर रुचि कैसे जागृत होगी ये हमने देखना है। वो विद्यार्थी तो तैयार है ज्ञान लेने के लिए, लेकिन उसे ज्ञान किस प्रकार का दिया जाए वो जिम्मेदारी हमारी है और किस तरह से दिया जाए, वो जो तरीका उसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो। उसके पश्चात हम कहते हैं प्रभावी कविता या कहानी वाचन। स्टोरी टेलिंग एक बहुत अच्छी विधा है। आप अपने पाठ के बारे में कोई स्टोरी टेलिंग करके, आप उसकी कहानी वाचन करके आप अच्छे से कक्षा में समझा सकते हैं। इसमें एक बड़ी अच्छी चीज बच्चे के दिमाग में बैठती है, स्टोरी रिले। आप एक कहानी, उससे बच्चे की रचनात्मकता का विकास होता है। आपने एक कहानी का एक उसे एक साधारण सा एक क्लू दिया कि बच्चे इस पर कहानी बनानी है। बच्चे ने वो कहानी बनाई। आप दूसरे बच्चे से कहोगे अब इसके आगे कहानी आपने बनानी है। शेर और चूहा जैसी साधारण कहानी को मेरे विद्यार्थियों ने 8 और 9 भागों तक बनाया। तो यहाँ ये तकनीक बहुत काम आती है। आप उसे प्रभावी कविता वाचन करना सिखाएंगे तो एक दिन वो कविता लेखन भी करेगा। आप उसे कहानी वाचन के द्वारा रचनात्मकता की ओर ले जाएंगे तो एक दिन वो अपनी कहानी लिखकर आपको जरूर चौंकाएगा। उसके बाद हम कहते हैं प्रश्नोत्तरी आदि गतिविधियां। ये सबसे उपयुक्त तरीका है विद्यार्थी की जिज्ञासा को शांत करने का, उसे रचनात्मकता की ओर लेकर जाने का। ये वो काम है जो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इस काम को आप जितना ज्यादा इंटरेक्टिव बनाएंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे, उतना ज्यादा विद्यार्थी विषय की ओर मुड़ता चला जाएगा। कुछ गतिविधियां हैं जिनके माध्यम से मैं इस विचार को और स्पष्ट करना चाहूंगा। ये एक क्विज बनाई है हमने बच्चों के लिए, जिसमें बच्चा खेलता। अच्छा, इसकी पहली और आखिरी वही बात याद रखनी है, सरल से कठिन की ओर।
यहाँ हमने एक समय रखा बच्चे के लिए, आपको बच्चे को समय देना आवश्यक है। एक प्रश्न को लेके बच्चा लगातार नहीं बैठ सकता। आपको उसे ये नहीं बताना है कि ये प्रश्न दे दिया, अब आप सोचते रहो। अब बच्चा तो 5 मिनट भी लेगा। आपने उसे समय के साथ जोड़ दिया कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपके पास केवल 15 सेकंड्स का समय है और आप 15 सेकंड को काउंट भी करेंगे उसके सामने। किस प्रकार करेंगे? देखते हैं। कैन वी ज़ूम दिस स्लाइड? देखिए, यहाँ बच्चे से प्रश्न पूछा गया हिंदी भाषा की लिपि है। आपने इसे 4 उत्तर दे दिए। आप इसे बिल्कुल क्विज़ की तरह आयोजित कर सकते हैं, जैसे आजकल बहुत सारे टेलीविज़न शोज़ में क्विज़ होती है। बच्चे को घड़ी भी चल गई यहाँ पे। वो 15 सेकंड का टाइम लेगी घड़ी। अब यहाँ उसका टाइम पूरा हो गया। अगर बच्चे ने उत्तर दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ अन्यथा उसके उत्तर देने की ज़िम्मेदारी आपकी है। आपने उसका उत्तर दे दिया, इसका उत्तर होगा देवनागरी। इसी प्रकार के अन्य प्रश्न भी आप बच्चे से पूछ सकते हैं। आपने पहले सरल प्रश्न पूछा, अब आप उससे थोड़ा-सा कठिन प्रश्न पूछेंगे कि इनमें अयुग्मवाह वर्ण है। एक अन्य प्रश्न हम पूछ सकते हैं, पंचम वर्ण कहे जाते हैं। अब उसमें हमने उसे उत्तर दिए लिख के बच्चे को। फिर समय चालू हुआ, फिर बच्चे ने उत्तर बताए। हो सकता है बच्चा बिल्कुल सही उत्तर बता दे, हो सकता है बच्चे का उत्तर गलत हो। ऐसे में अगर गलत उत्तर है तो सही उत्तर की ज़िम्मेदारी आपकी है। इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों को हम पूछ सकते हैं और पूछकर हम बच्चे से उसकी जागरूकता बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इस प्रकार के खेलों को आप आयोजित कर सकते हैं अ, जो अनेक टीवी शोज़ आते हैं उनकी तर्ज पर। कैन वी ज़ूम आउट? यहाँ बच्चे को उत्तर देना है, आपने उत्तर दे दिया। सबसे पहले हमने वर्णमाला से प्रारंभ किया था, उसके बाद हम शुद्ध शब्द तक आए। वर्णमाला का ज्ञान बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जैसा मैंने पहले बताया, वो नींव है। 5वीं, छठी कक्षाओं तक आते-आते भी बच्चों को वर्णमाला पूरी याद नहीं हो पाती। बच्चे को क्रम नहीं पता होता। क, ख, ग के बाद क्या आएगा उसे नहीं पता। च, छ, ज के बाद क्या आएगा विद्यार्थी को नहीं पता। क्या वर्णमाला का क्रम रहेगा? स्वर किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? ये वो साधारण चीज़ें हैं, जो बच्चे को कक्षा 3 तक बहुत अच्छे से याद और समझ आ जानी चाहिए। कई बार विद्यार्थी इन चीज़ों को लेकर कक्षा 8-9 तक जूझता रहता है। उसके मूल में कारण एक वही है कि या तो उसने व्याकरण में रुझान नहीं दिखाया, रुचि अपनी प्रदर्शित नहीं की या उस पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया। कई बार इस चीज़ के लिए हमें ये लगता है कि हम इस बच्चे को अब क्या 8वीं कक्षा में क्या वर्णमाला सिखाएँगे? लेकिन वो ज़िम्मेदारी कहीं न कहीं हमारी ही है। अगर वो 7वीं 8वीं कक्षा तक आने के बाद भी वर्णमाला में, व्याकरण में अपने आप को अच्छे से समर्थ नहीं पा रहा है, तो ऐसे बच्चे का हाथ थामना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसके बाद हम अगर ये जिस तरह की हमने गतिविधि आयोजित की, गतिविधि का केवल और केवल एक ही प्रयोजन है कि विद्यार्थी इस प्रकार की गतिविधियों के बाद विषय में रुचि और अधिक लेता है। सामान्य रूप से हम पूछें उससे कोई प्रश्न, तो सामान्य रूप से प्रश्न पूछा हुआ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, उसकी समझ में उतने अच्छे से नहीं आता, जब हम उसे थोड़ा विशेष बना दें, थोड़ा आकर्षक बना दें गतिविधि के माध्यम से। जैसे यहाँ हमने एक मुहावरे का प्रयोग किया है और विद्यार्थी से हमने पूछा कि आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? विद्यार्थी कहेंगे हाथ में पानी है, कोई विद्यार्थी कहेगा वो पानी पी रहा है, कोई आपने उसका फ़ोटो खींच लिया।
अब यहाँ अगर विद्यार्थी सही स्थान तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम उसे लेके आएंगे कि इसे हम कहते हैं चुल्लू भर पानी, क्योंकि हमारी दोनों अंजलि जब इस तरह से जुड़ जाती हैं, हम उसे चुल्लू भी कहते हैं और इसे कहते हैं चुल्लू भर पानी। और इसके लिए हम एक उदाहरण भी देते हैं व्याकरण में मुहावरे का, कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अर्थात अत्यंत लज्जाजनक स्थिति में होना। एक छोटा सा फोटो, एक छोटी सी पिक्चर, 4 शब्द लिखे हुए हमारे विद्यार्थी को बहुत अच्छे से समझ में आएँगे। हम इसी चीज़ को मौखिक रूप में समझाएँगे, वो उतने अच्छे से इसे नहीं समझ पाएगा। उसके बाद अगर हम कहें, अब ये एक और उसके सामने हमने ऐसा प्रश्न दे दिया, आप कितना रोचक बना सकते हैं अपने विषय को? चाहे वो मुहावरे हैं, चाहे वो पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, वर्णमाला है, ये रोचकता आपको दिखानी है। ये आप पहली क्रिएटिविटी आपकी है, पहली रचनात्मकता आपकी है। आप कितने रचनात्मक हैं, ये आपके विद्यार्थी की रचनात्मकता के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ एक मगरमच्छ है, मगरमच्छ के अंदर एक आदमी उसके मुँह में घुसता हुआ चला जा रहा है, उसे डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी मगरमच्छ से। यानी कि वो डरता नहीं है। अब यहाँ इसी स्थिति को हम बच्चे के सामने किस तरह से प्रस्तुत करेंगे कि बच्चे, यहाँ मगरमच्छ है और एक आदमी है, आपको क्या लगता है? ये कोई मुहावरा हो सकता है ऐसा? और अगर विद्यार्थी उस मुहावरे तक नहीं जा रहा है, तो हम उसे लेके जाएँगे कि इस एक मुहावरा है, जल में रहकर मगर से वैर। किसी के आश्रय में रहकर हम उससे शत्रुता मोल नहीं लेनी चाहिए। उसके पश्चात यहाँ एक बहुत साधारण सा तरीका है। हमने 2 गिलास लिए, 1 गिलास में पानी है, 1 गिलास में दूध है। बच्चे के सामने रख दिया कि बेटा, ये मैंने आपके लिए एक चित्र दिया है। ये एक मुहावरा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब आप इस मुहावरे का अर्थ उसे बताएँगे, दूध का दूध, पानी का पानी, सच और झूठ का ठीक फैसला, आप इस बात का यकीन मानिए, वो विद्यार्थी इस उदाहरण को अपने जीवन में कभी नहीं भूलेगा, क्योंकि उसने इस तरीके से सीखा है। सिखाने के तरीके को हमें ज़्यादा रुचिकर बनाना है, सहज बनाना है, सुबोध बनाना है। यहाँ एक शेर का चित्र है जो पानी पी रहा है। साधारण चित्र है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। जब हम विद्यार्थी से पूछेंगे तो वो उनमें से 20-30% विद्यार्थी तो यही कहेंगे कि वो शेर पानी पी रहा है सर, मैडम शेर पानी पी रहा है। हम कहेंगे ठीक है, पानी कहाँ पी रहा है? कोई विद्यार्थी कहेगा वो किनारे पर खड़ा हुआ है, किसी सरोवर या तालाब के या नदी के। हम किनारे पर खड़े हुए तक आ गए, विद्यार्थी किनारे तक आ गया है। अब हमने उससे पूछा किनारे को और क्या-क्या कहते हैं? पर्यायवाची, क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, तो पर्यायवाची के लिए हम पूछ रहे हैं किनारे को और क्या कहते हैं? एक विद्यार्थी किनारे का अर्थ तट बताता है। तट है, आप तट तक आ गए। आपने पूछा आप कभी किसी धार्मिक स्थान पर गए हैं? किसी गंगा या यमुना नदी के किनारे? विद्यार्थी ने कहा हाँ, हम गए हैं, और ज्यादातर विद्यार्थी जाए हुए होते हैं। वहां जहां आप स्नान करते हैं या जहां पूजा करते हैं, आचमन करते हैं, वो उस किनारे को क्या कहते हैं? उस तट को क्या कहते हैं? विद्यार्थी का उत्तर अवश्य आएगा कि वो घाट होता है, गंगा का घाट। आप इस तरह भी पूछ सकते हैं, आपने कभी किसी पुस्तक में, कभी कहीं किसी धोबी को वस्त्र धोते देखा है? उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को घाट कहते हैं। आपका यही उत्तर है जो आपको बच्चे से निकलवाना था, कि घाट-घाट का पानी पीना। ये घाट पर खड़े होकर पानी पी रहा है, और घाट-घाट का पानी पीना एक मुहावरा है, जिसका अर्थ है तरह-तरह के अनुभव प्राप्त करना या जगह-जगह के अनुभव होना। कहने का उद्देश्य ये है कि हमारे पास तरीके बहुत सारे हैं। उनमें से कौन-सा तरीका किस बच्चे के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, इसकी खोज हमें ही करनी है। अब यहां हम केवल एक चित्र दे रहे हैं, कुछ नहीं पूछ रहे, कुछ नहीं बता रहे बच्चे से, हम कह रहे हैं एक चित्र हो रहा है, बच्चे आप इस चित्र को डिस्क्राइब करो, क्या हो रहा है? बच्चा सीधे से कहेगा, उसका सहज उत्तर आएगा कि यहाँ एक व्यक्ति उल्लू का चित्र बना रहा है। दूसरा बच्चा कहेगा एक व्यक्ति उल्लू बना रहा है। आपको झट से यही बताना, हाँ, उल्लू बनाना एक मुहावरा है। किसी को मूर्ख बनाने को हम कहते हैं उल्लू बनाना।
अगर यहाँ हम इस चित्र को बच्चे को दिखाएं और बच्चे से सहज भाव से पूछेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है, अब जो यहाँ बच्चा दिए जला रहा है, एक बच्चा कहेगा यहाँ दिए जला रहा है, दूसरा विद्यार्थी ये भी कह सकता है वो घी के दिए जला रहा है क्योंकि उसके हाथ में घी है और वो लिखा हुआ दिख रहा है। तो हमें उसे वहीं तक लाना है कि घी के दिए जलाना भी एक मुहावरा है। इसके पश्चात ये बहुत साधारण से उदाहरण हैं, जिनसे आप अपनी कक्षा को बहुत ज़्यादा रोचक बना सकते हैं, रुचिकर बना सकते हैं। यहाँ एक व्यक्ति है जिसके दोनों हाथों में ईंटें हैं और वो ईंट इस तरह से बजा रहा है। और विद्यार्थी से आपको यही शब्द निकलवाना है कि ईंट से ईंट बजा रहा है। और जब वो ईंट से ईंट बजा रहा है, विद्यार्थी ने बता दिया, उसके बाद आप कहेंगे कि हाँ, ये ईंट से ईंट बजाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है नष्ट कर देना। ये जो गतिविधि है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करी है, ये मेरे कक्षा के विद्यार्थी के द्वारा बनाई गई है, इसलिए मैंने इसे यहाँ रखा। जब मैंने उन्हें मुहावरों की बहुत सारी गतिविधि इस प्रकार की कराई, जैसे ये भी हम प्रस्तुत करी हैं, तो मैंने बच्चों को एक कार्य दिया, एक गतिविधि दी। आपको हर बच्चे को एक-एक मुहावरा तैयार करना है। चित्र के माध्यम से वो मुहावरा मेरे समझ में आना चाहिए, पूरी कक्षा के समझ में आना चाहिए। आप कुछ लिखेंगे नहीं। विद्यार्थी ने इस गतिविधि को बनाया और बहुत ही अच्छे से बनाया, आँखों में धूल झोंकना। एक और विद्यार्थी को गतिविधि दी, उस विद्यार्थी ने ये गतिविधि तैयार करके दी, जिसमें था ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी स्थिति पर आप इस प्रकार की अपनी शिक्षण गतिविधि तैयार कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ ये एक चित्र आया, वो नमक डाल रहा है और नीचे दाल है। तो विद्यार्थी तो ये कहेगा दाल में नमक डाल रहा है, लेकिन उस दाल में नमक डाल रहा में हमें उत्तर मिल चुका है, दाल में नमक। तो यहाँ हम लोग इस चीज़ को देखेंगे कि हमें ये क्या करना है, किस तरीके से हमें इसे आयोजित करना है। प्रश्नोत्तरी या गतिविधियाँ उस प्रकार से हमें बनानी है कि विद्यार्थी की उनमें रुचि बहुत अच्छे से जागृत हो। इस प्रकार जो खेल-खेल में पढ़ाया जाता है बच्चे को सरलतापूर्वक, ये ज्ञान स्थायी होता है। इस ज्ञान को वो कभी नहीं भूलते। हम जो चीज़ उन्हें रटने के लिए दे दें, पढ़ने के लिए दे दें, एक किताब में 50 मुहावरे लिख कर दे दिए, एक अध्यापक के रूप में हमने नोट्स तैयार करे, बच्चों को सारे मुहावरे लिख कर दे दिए, अब इन्हें आपको याद करना है। उन मुहावरों को वो अच्छे से याद नहीं कर पाएँगे, लेकिन ये जो मुहावरे उन्होंने इस तरह गतिविधि के रूप में सीखे, जो वर्णमाला उन्होंने एक प्रश्नोत्तरी के रूप में सीखी, वो उनके लिए वो ज्ञान स्थायी होगा। आगे अगर हम बढ़ें, तो हमने बात करी कि हिंदी शिक्षण को प्रभावी कैसे बनाएँ। अब प्रभावी तो अभी जितनी बातें हम कर रहे हैं, वो सब प्रभावी बनाने की ही करी हमने। लेकिन क्या और भी कोई तरीका है, जिस तरीके से हम उसे और रोचक बना सकते हैं? वो तरीका क्या है कि हमारी जो पठन सामग्री है, जो हम सामग्री बच्चे को दे रहे हैं, वो प्रभावपूर्ण होनी चाहिए। इस प्रकार की सामग्री नहीं हो कि बच्चे को उसमें देखते ही अरुचि होने लगे। एक अध्यापक के रूप में मैंने बहुत सारी पुस्तकें देखी हैं, बहुत सारी पुस्तकों को पढ़ाया भी है। कई पाठ ऐसे होते हैं, कई पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनमें कई पाठ इस तरह के होते हैं, जिन्हें देखने के बाद एक अध्यापक के रूप में हमें खुद ये महसूस होता है कि हम इस पाठ को क्यों पढ़ा रहे हैं? इस पाठ की कोई प्रासंगिकता तो नहीं है। ये क्या प्रासंगिक है? जो चीज़ हमें ही अच्छे से रुचिकर नहीं लग रही है, वो हमारे विद्यार्थी को क्या रुचिकर लगेगी? तो यहाँ उसके लिए सबसे बात ये है कि वो आकर्षक पुस्तक जो है, उसके अंदर उच्च कोटि की और उत्तम रचनाएँ ही होनी आवश्यक हैं। जो हम पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं? हमें उसे क्या ज्ञान कराना है? जो हम पाठ पढ़ा रहे हैं, वो पाठ इस चीज़ पर हो कि वो उसके जीवन में कभी काम आए आगे जाकर। वो उसे सीखे, उससे कुछ सीखने को मिले। इतनी सारी कहानियाँ हम लोगों ने बचपन से लेके आज तक सुनी होती हैं। वो कहानियाँ हमने सुनी होती हैं, उन कहानी में कोई ना कोई शिक्षा ज़रूर मिलती है। बाल्यकाल से लेकर अपनी दादी-नानी, मम्मी-पापा से लेकर और आखिर तक हमने बहुत सारी कहानी सुनी और पढ़ी होती है। कई बार क्या होता है, हम किसी परेशानी में, किसी मुश्किल में, किसी बाधा में आते हैं, तो हमें वो कोई ना कोई कहानी का एक सार ज़रूर याद आता है।
हमें ये लगता है कि हाँ, ये एक चीज़ पहले भी कभी हुई है, वो हमें एक अचेतन मस्तिष्क में चलता रहता है कि ये ऐसी चीज़ें नहीं है जिनसे डरना है, ये चीज़ें आती रहती हैं और इनसे हम आगे निकल जाएँगे। तो यहाँ इन चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है कि विद्यार्थी के लिए हम जो रचना दे रहे हैं पुस्तक में, जो चीज़ें हम दे रहे हैं, क्या वो उसके किसी कार्य आएँगी? अभी हाल ही में कुछ माह पहले सीबीएसई ने अपनी पुस्तकों में से 5-5, 6-6 पाठ हटाए, जिनकी प्रासंगिकता उन्हें नहीं लगी। उन्हें लगा कि हम ये पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं, इनमें अब कोई ऐसा विशेष कुछ नहीं है, हम इन्हें बच्चों को ना पढ़ाएँ। और ये प्रत्येक विषय में से हटाए उन्होंने, हिंदी विषय में से हर कक्षा की पाठ्यक्रम में से उन्होंने कुछ-कुछ पाठ हटाए। पुस्तक ऐसी हो, उसके अंदर पर्याप्त अभ्यास कार्य भी हो। जो हमने पाठ पढ़ाया, क्या उस पाठ का ज्ञान पूरी तरह से बच्चे को हुआ या नहीं हुआ, ये उसके अभ्यास कार्य से पता चलता है। उसने अभ्यास सही तरीके से किया है। उस पुस्तक में अभ्यास कार्य उस प्रकार दिया गया है कि वो बच्चा अच्छे से समझ पा रहा है, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। ये उस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण भाग है, पर्याप्त अभ्यास कार्य का होना। उसके बाद वो पुस्तक ऐसी हो जो व्याकरण का ज्ञान कराने में भी सक्षम हो, क्योंकि व्याकरण ही मूल है। भाषा का मूल व्याकरण है। चाहे वो पाठ्य पुस्तक है, लेकिन पाठ्य पुस्तक में भी भाषा बोध के रूप में व्याकरण का ज्ञान साथ ही साथ होता रहे। उसके पश्चात दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग उचित रूप से किया गया है या नहीं। जो नई शिक्षा पद्धति है, उसमें दृश्य श्रव्य सामग्री को विशेष रूप से बताया गया है कि ये चीज आवश्यक चीज है, क्योंकि विद्यार्थी जो चीज, जो विषय, जो पाठ इन माध्यमों से समझता है, वो उसे बहुत समय तक याद रहता है। तो यहाँ हमने ये चीजें ध्यान, जब हमने बात करी प्रभावपूर्ण पठन सामग्री की, तो उसमें मुझे ये कहना ज़रूरी है कि ये हमें क्यों चाहिए? क्यों ऐसा हम बात कर रहे हैं कि वो पुस्तक ऐसी हो जिसके अंदर ये विशेषताएँ हों? क्योंकि हर विद्यार्थी को स्पेशल चाहिए कुछ। हर विद्यार्थी की आवश्यकताएँ अलग-अलग हैं। हमारा दायित्व है उसमें उन सभी चीज़ों को अच्छे से जागृत करना, उन सभी गुणों को जागृत करना। क्या हम इस स्लाइड को ज़ूम कर सकते हैं? कैन वी ज़ूम दिस स्लाइड? देखिए, तो यहाँ हमने बात करी कि हमने यहाँ स्पेशल शब्द क्यों कहा? क्योंकि स्पेशल शब्द से वो चीज़ें प्रकट हो रही हैं, जिन्हें हमें अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ाना है, उन्हें सिखाना है। यहाँ हम कह रहे हैं सोशल स्किल डेवलपमेंट, इमोशनल, एथिकल एंड लाइफ स्किल्स, सामाजिक कौशल विकास, भावनात्मक, नैतिक और जीवन कौशल। ये जागृत करना हमारा कार्य है, पुस्तक का कार्य है। पुस्तक में वो माध्यम है, पुस्तक जिससे विद्यार्थी जुड़ा रहता है, क्योंकि शिक्षक और पुस्तक दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। शिक्षक और पुस्तक का एक ऐसा संबंध है कि शिक्षक और पुस्तक दोनों की आवश्यकता विद्यार्थी को रहती है। पी से होता है फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, शारीरिक और मोटर विकास। ई से हो गया एक्सपीरियंशियल लर्निंग, अनुभव जनित अधिगम और रचनात्मक विकास। सी अर्थात कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। आई से हो गया इंटीग्रेटेड न्यूमेरेसी एंड लिटरेसी, एकीकृत संख्यात्मकता और साक्षरता बहुविषयक। ए से हो गया आर्टिस्टिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट, कलात्मक और सांस्कृतिक विकास। एल से हो गया भाषा, साक्षरता तथा संचार कौशल, बहुभाषावाद, लैंग्वेज लिटरेसी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ये स्पेशल का अर्थ है कि यहाँ विद्यार्थी को इस चीज में क्या चाहिए। नई शिक्षा नीति जो आई है, उसके आधार पर अगर हम बात करें, तो मैं एक इस पुस्तक के बारे में बात करना चाहूंगा कि जो हिंदी विल पुस्तक है, मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा साथ में चेतना एडू एलएलपी को, कि उन्होंने ये पुस्तक इस रूप में तैयार की है कि ये पुस्तक इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से पूर्ण करती है। किस प्रकार पूर्ण करती है? क्योंकि बच्चे का स्वभाव क्या होता है? बच्चे का स्वभाव है क्रियाशील होना। वो क्रिया को करते हुए देखकर ज्यादा अच्छे से समझता है, और वो पढ़कर और लिखकर जो जानता है, उससे ज्यादा ध्यान वो देता है दृश्य श्रव्य सामग्री में। और ये पुस्तक उसे पूर्ण रूप से हम लोगों को प्रदान करती है। कैन वी जूम आउट? तो यहाँ जब हम बात करते हैं कि इस पुस्तक के क्या उद्देश्य हैं, इसमें क्या ऐसी खासियत है जिस पुस्तक के बारे में मैंने बात करी,
विद्यार्थियों को धारा प्रवाह और प्रभावी ढंग से बोलने और पढ़ने के लिए इस पुस्तक में सशक्त बनाने के माध्यम दिए। भाषा के प्रति आकर्षित कैसे होंगे वो, उन्हें कैसे उत्साहित करना है और हिंदी भाषा का उपयोग करके अपने जीवन का हिस्सा कैसे उन्हें बनाएं। हम ये जो हिंदी भाषा है ना, ये हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि बच्चे को पढ़ के कोई परीक्षा पास करनी है। हम इसे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि बच्चे को इस चीज का गर्व हो कि मैं हिंदी भाषी हूँ, मैंने हिंदी भाषा का अच्छे से ज्ञान किया है। तो ये पुस्तक जो है सीखने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष, संवादात्मक और मनोरंजक बनाती है। विषय को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसमें एक क्यूआर कोड दिया हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे ये खट्टे अंगूर, हमने एक कहानी ली, इसके ऊपर एक काले रंग का आपको वो क्यूआर कोड दिख रहा है। बच्चा उस क्यूआर कोड को स्कैन करता है। जहां हमने अभी दृश्य श्रव्य सामग्री की बात की थी, जिसके लिए नई शिक्षा पद्धति में विशेष प्रयोजन बताया गया है, यहाँ हम विद्यार्थी को हमने एक खट्टे अंगूर के माध्यम से एक चित्र कथा दी। इस चित्र कथा को विद्यार्थी ने देखा। देखने के बाद हमने उसे एक कार्य दिया। हमने कि आपने ये चित्र कथा देखी, इसके अंत में एक शब्द लिखा हुआ है कि ये अंगूर तो खट्टे हैं। अब आपको एक कहानी बनानी है। वो कहानी आपको अपने शब्दों में बनानी है। कैसे आप कहानी बनाएंगे, उस कहानी के बारे में सोचिए, अपने शब्द लाइए। यहाँ विद्यार्थी के लिए एक विशेष चीज दी है, क्यूआर कोड। कई बार बड़े-बड़े जो मॉडल हैं, बड़े-बड़े जो और टीचिंग एड्स हैं, वो काम नहीं कर पाते, जो काम एक छोटा-सा क्यूआर कोड कर देता है। तो यहाँ वो छोटा-सा क्यूआर कोड है, जो हमने अभी फ्लिप क्लासरूम की बात की थी, वो ये चीज़ है। यहाँ बच्चे ने क्यूआर कोड से अपने घर पर उस कहानी को पढ़ा पहले। पूरी कहानी उसने किस तरह से पढ़ी, क्योंकि कहानी क्यूआर कोड में दी गई है। बच्चों, आज जो चित्रकथा हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है खट्टे अंगूर। एक लोमड़ी थी। एक बार वह जंगल में घूम रही। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। खाने की तलाश में इधर उधर घूमते हुए उसे एक जगह पर अंगूरों की बेल दिखाई दी। बेल पर बहुत बड़े बड़े और रसीले अंगूर लटक रहे थे। अंगूरों के गुच्छों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह उन्हें खाने का प्रयास करने लगी, लेकिन अंगूर बहुत ऊंचाई पर लगे थे और लोमड़ी वहां तक नहीं पहुंच पा रही थी। लोमड़ी उछल कूद करके बार बार अंगूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, और इसी कोशिश में वह धड़ाम से जमीन पर गिरी। जब उसे लगा कि वह अंगूरों तक नहीं पहुंच पाऊंगी, तो उसने झुंझलाते हुए कहा, ये अंगूर तो खट्टे हैं, मुझे नहीं खाने। बच्चों, जब किसी को उसकी मनचाही वस्तु प्राप्त नहीं होती है, तो वह झुंझलाहट में उस वस्तु के गुणों को ही दोष बताने लगता है। तो यहाँ जब विद्यार्थी उस कहानी को सुनेगा, उसके बाद हम उसे अपने शब्दों में उस कहानी को लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। इस प्रकार जब विद्यार्थी अपनी कहानी बनाएगा दृश्य श्रव्य के माध्यम से, तो ये ज्ञान उसके लिए अधिक स्थायी होगा, रुचिकर होगा, उसका इस विषय में रुझान बढ़ेगा और उसे एक इंतजार रहेगा कि कब हमारे हिंदी के अध्यापक या अध्यापिका आएंगे और हम एक नई कहानी लिखेंगे या एक नई कविता पढ़ेंगे या हम कुछ नया कुछ करेंगे, हम एक प्रश्नोत्तरी आयोजित करेंगे या हम कोई नई गतिविधि ले जाएंगे। और ये कार्य आपको कक्षा तक सीमित रहकर ही नहीं करना है। आप अपने विद्यार्थी को कक्षा के बाहर लेके जाएं। आपको लिंग का ज्ञान कराना है, कक्षा के बाहर तितली और तितलियां दिखाएं, चिड़िया और चिड़ियां दिखाएं। आप वहां उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान देंगे। उसके पश्चात जब हम बात करते हैं अभ्यास कार्य की, तो छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक के लिए अभ्यास कार्य की इसमें सहजता के साथ एक पुनरावृत्ति के रूप में एक विशेष स्थान दिया गया है कि जहां विद्यार्थी कोई भी विषय पढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ उसे हर प्रकार के प्रश्न दिए जा रहे हैं, व्याकरण पर आधारित प्रश्न भी दिए जा रहे हैं। उसकी उसकी जो इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए हर प्रकार के प्रश्नों का हमने यहाँ पर निर्माण कराया है। जैसे यदि आप देखें, ये पाठ जो है ये पठन वाला पाठ है, लेकिन इसमें भाषा बोध के रूप में हमने व्याकरण के भी बहुत सारे प्रश्न डाले हैं। इसी प्रकार हम दूसरे पाठ पर जाएं, यहाँ क्यूआर कोड भी है ऊपर, जहां विद्यार्थी के लिए प्रश्नों के लिए एक सही सॉल्यूशन भी अध्यापक के माध्यम से दिया जाएगा। तो यहाँ
अध्यापक का कार्य बहुत आसान है, वो विद्यार्थी के लिए और अधिक समय दे पाएगा क्योंकि विद्यार्थी ने बहुत सारे काम तो क्यूआर कोड के ज़रिए कर लिए हैं। यहाँ अगर आप बात करते हैं अगले की, तो हम आगे की बात जो हमने कहा था, क्योंकि विद्यार्थी के लिए हमने कहा हमारा विद्यार्थी स्पेशल है तो उसे कुछ स्पेशल चाहिए। तो यहाँ मैंने ये इस पुस्तक की बात इसलिए की क्योंकि महत्वपूर्ण पुस्तक है। जितना महत्वपूर्ण अध्यापक है, उतनी ही महत्वपूर्ण अध्यापन सामग्री है क्योंकि अब समय बदल गया है। अब श्रवण वाचन परंपरा नहीं है कि हम बच्चे को बोलकर ज्ञान कराएँगे, वो परंपरा पहले थी। अब उस श्रवण वाचन परंपरा के साथ-साथ शिक्षक और पुस्तक परंपरा है। अच्छा शिक्षक, अच्छी पुस्तक। इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, तीसरे बिंदु पर, जिसके लिए हमने कहा था कि हिंदी को अन्य विषयों के साथ कैसे जोड़ेंगे। हमारी जो आज की जो शिक्षण पद्धति है वो इंटीग्रेटेड है। उसमें हमें एक ही चीज़ को लेके नहीं चलना है। हम केवल हिंदी के अध्यापक हैं, तो हम केवल हिंदी की बात करेंगे, ये पुरानी बात है। हम हिंदी के अध्यापक हैं, लेकिन हम अपने हिंदी को हर विषय के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि हमारी हिंदी वो विषय है, जो हर विषय के साथ सहजता के साथ जोड़ी जा सकती है। तो यहाँ हम बात करेंगे एक इंटरडिसिप्लिनरी टीचिंग की, जैसे हम भाषा को विज्ञान और गणित से भी जोड़ेंगे, हम उसे भूगोल से भी जोड़ेंगे। ऐसा कोई विषय नहीं है, जिससे हम अपनी भाषा को ना जोड़ पाएँ। कोई एक विषय, जैसे मैं आपको एक विषय लेके दिखाता हूँ कि हम उसे कैसे जोड़ेंगे। हम एक कैसा लेसन प्लान बनाएँ कि हमारा हिंदी विषय अन्य भाषाओं के साथ जुड़ जाए। उदाहरण के रूप में मैंने एक पानी विषय लिया। पानी विषय बहुत एक साधारण विषय है। बहुत सारी कविताएँ पानी विषय पर होती हैं, बहुत सारी कहानियाँ पानी के विषय पर होती हैं। हम लोग उसका प्रयोग हर प्रकार से कर सकते हैं। तो हमारा जो पाठ योजना है, हमारी जो लेसन प्लान है, वो इस तरीके की हो कि हम उसमें सारी चीज़ें, हम पानी से संबंधित मुहावरे दे सकते हैं। बहुत सारे मुहावरे हमने पानी से संबंधित देखे थे। पानी से संबंधित हम पर्यायवाची दे सकते हैं। पानी से संबंधित हम अनेकार्थी दे सकते हैं, समानार्थक शब्द दे सकते हैं। ये जो सारी व्याकरण की चीज़ें हैं। हम एक क्विज़ तैयार कर सकते हैं, जैसे हमने वर्णमाला के लिए क्विज़ तैयार करी थी, हम पानी के लिए तैयार कर सकते हैं। उसके साथ-साथ हम पानी को अन्य विषयों से जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, ये आपके सामने है कि हम पहले तो हम हिंदी के लिए देखेंगे कि हिंदी में हम पानी से क्या-क्या करेंगे। हिंदी में जब हम पानी की बात करेंगे, तो हम विद्यार्थी से हमें ये एक उम्मीद रहेगी कि वो उसके आदर्श वाचन को ध्यान से सुनेगा, विषय वस्तु को पढ़ेगा, अर्थ ग्रहण करके उसकी शिक्षा ग्रहण करेगा, उसकी पठन-पाठन में वृद्धि होगी, लेखन क्षमता का विकास होगा पर्यायवाची के रूप में, पत्र लेखन के रूप में, संवाद लेखन के रूप में। ये सारी चीज़ें वो हिंदी भाषा में सीखेगा। उसके अतिरिक्त क्या है, अगर हिस्ट्री से आप जोड़ेंगे, तो हिस्ट्री से पानी बहुत अच्छे से जुड़ जाएगा। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर आप बताएँगे उसे। सिंधु घाटी सभ्यता पानी से जुड़ी हुई है। साइंस में आप जोड़ेंगे, तो आप पानी का कंपोज़िशन की बात करेंगे उससे। आपके साथ ये सारे अध्यापक जुड़ेंगे। आप देखिए पाठ योजना लगभग 8 से 10 कालांश के लिए बनाई गई है। वो केवल एक हिंदी के अध्यापक के लिए नहीं है। आप हिंदी के अध्यापक के रूप में उन सारे अध्यापकों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, जो सिर्फ़ पानी की बात कर रहे हैं। वो पानी की बात केवल हिंदी के लिए नहीं है। अब ऐसे में विद्यार्थी को जब ज्योग्राफी में पानी के बारे में पता चलेगा, तो उसे माने ये रिसोर्स और डिज़ास्टर दोनों है। फिजिकल एजुकेशन में भी पता चलेगा पानी में कौन-कौन से खेल खेले जाते हैं। आर्ट डिपार्टमेंट में आप पोस्टर मेकिंग करा सकते हो, पानी बचाओ, जल बचाओ। परफॉर्मिंग आर्ट में आप बच्चे को डांस करा सकते हो, नुक्कड़ नाटक करा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, एक पानी एक विषय था, उसे आपने अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर उसे बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो यहाँ ये बात है। इसके अतिरिक्त अगर कोई ये कहे कि सिर्फ़ पानी था, हम कुछ और भी जोड़ सकते हैं, हम नमक को भी जोड़ सकते हैं। नमक को आप हिस्ट्री से भी जोड़ सकते हैं, नमक को आप साइंस से भी जोड़ सकते हैं, नमक को आप प्ले से भी जोड़ सकते हैं। नमक का दरोगा बड़ा अच्छा एक पाठ था, प्रेमचंद जी का लिखा हुआ। इसके अतिरिक्त हमारी पुस्तक में, हिंदी विल में अनेक पाठ ऐसे हैं जो मैंने आपके सामने रखे। पानी, सब्जियों का संसार, नन्हा पौधा, प्रकृति गोद में डॉल्फिन, पेड़, झरना, माउंट आबू। ये कौन-सा पाठ ऐसा नहीं है जिसे हम अन्य विषयों के साथ नहीं जोड़ सकते। जो पर्यावरण के पाठ हैं, जो चिकित्सा के पाठ हैं, जो विज्ञान के पाठ हैं, हिरोशिमा, सूर्यपुत्री, यमुना, कन्याकुमारी, ये सारे वो पाठ हैं, जिन पाठों को हम अन्य विषयों के साथ जोड़ सकते हैं और अपनी शिक्षा को अधिक प्रभावी बना सकते हैं। ये जो मंथन जो आज था,
जो मंथन आपने हमने किया। ये इस मंथन में ना 2 लोग हैं, आप इसे अन्यथा ना लें। ये जो स्नेक के हेड की तरफ है ना, ये मैं हूँ। आप लोग उधर वाले हैं। तो ये मंथन जो हमने आज करा, मंथन हमेशा फलदायक होता है और मुझे उम्मीद है कि आज के इस विचार मंथन के सार्थक परिणाम निकलेंगे। मैं ये स्नेक हेड वाला हूँ, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आकर्षक पुस्तक, इंटीग्रेटेड टीचिंग, व्याकरण ज्ञान, प्रभावी हिंदी शिक्षण, सारी चीज़ हमने आज यहाँ देखी और उसके साथ हमने अपना मंथन किया। धन्यवाद विनीत जी। धन्यवाद सभी शिक्षकगण। सर बहुत ही बढ़िया सेशन रहा सर आज का। सभी शिक्षकों से काफ़ी उम्दा प्रतिसाद मिला है हमें। सर, शिक्षकों से कुछ सवाल आ रहे हैं। उनमें से एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि हम ऐसा क्या करें? हम ऐसा क्या करें जिससे हिंदी विषय में विद्यार्थियों की रुचि बनी रहे? देखिए, यहाँ एक बात जो मैंने अभी बीच-बीच में कही, वही बात मैं फिर से कहूँगा कि सबसे बड़ी बात ये है कि हम उसे कितना रोचक बना सकते हैं। और हिंदी जो भाषा है ना, इसे हम व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ें, व्यवहारिक जीवन से जोड़ें। वो पुरानी चीज़ें जो थी हम उन्हें पढ़ाएँ। पढ़ाने के बाद हम उसे व्यवहार से जोड़ें। अगर हम उदाहरण के तौर पे हमने एक दोहा पढ़ाया कि रहीम दास जी का हमने दोहा पढ़ाया कि जो है रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखे होए। अब आज के समय में जो साइकोलॉजी है, वो ये कहती है कि बच्चे को मन में कुछ नहीं रखना है। हम दोहे में पढ़ा रहे हैं कि अपने मन की व्यथा मन में रखो, तो हम उसे व्यवहारिकता में लाएँ कि इसका अर्थ ये है कि हमने क्या बात बतानी है, क्या हुँ, बात अध्यापक से शेयर करनी है, क्या अभिभावक से शेयर करनी है, वो तो हम करेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी। अब दूसरा एक उदाहरण उन्हीं का है कि निंदक नीड़ा राखिए। हुँ, अब आज के समय में कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने निंदक को अपने सामने देख के बहुत अच्छे से कंफर्टेबल महसूस करेगा? हुँ, कोई नहीं महसूस करेगा, लेकिन हमें बच्चे को उसे व्यवहारिकता से जोड़ना है। कि जब कोई निंदा हमारे सामने हमारी करता है, तो वो हमारी निंदा करने के बाद हमें एक एक प्रकार से सावधान करता है कि हमारी कमियों को हमें बता देता है। तो हुँ, हमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है और साथ ही बच्चों को भावनाओं की अभिव्यक्ति करना भी सिखाना है। हुँ। ये चीज़ें हिंदी में जब हम जागरूक बन के कर देंगे, बच्चों के अंदर ये गुण जागृत कर देंगे, तो हिंदी ही हिंदी होगी। धन्यवाद विनीत जी। धन्यवाद सभी शिक्षकगण। तो ऐसे ही इस टी क्लब के माध्यम से हमारे साथ आगे भी जुड़े रहो। सो मैं स्मिता आप सभी की आज्ञा चाहती हूँ और हमारे इस हिंदी सेशन को यहीं पे समाप्त करती हूँ।